नमस्कार दोस्तों, मनी 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से आपके लिए एक खास वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो रहने वाली है टीसीएस और टाटा सन्स पर। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे टीसीएस टाटा सन्स को माला माल करने वाली है। और इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप ग्रोवर जी। तो संदीप जी, ओवर टू यू। बताइए कि पूरा मामला क्या है और कैसे टाटा सन्स जो है वो माला माल होने वाली है। बिल्कुल, टाटा सन्स को बड़ा पैसा, बड़ी रकम मिलने वाली है। इनफैक्ट रिकॉर्ड डिविडेंड पे आउट होने वाला है टीसीएस की तरफ से FY25 यानी कि जो बीता वित्त वर्ष है उसके लिए देखा जाए तो टाटा सन्स को टीसीएस से मिलने वाले हैं 32,722 करोड़ रुपए। अब तक का रिकॉर्ड डिविडेंड है। पहले 9 महीने की अगर आप बात करें 9M FY25 यानी कि जो दिसंबर तक के जो 3 तिमाहियां बीती हैं, 24,931 करोड़ रुपए की अंतरिम डिविडेंड मिले हैं। और फाइनल डिविडेंड मिला लें अगर FY25 में, इनके पास रकम आने वाली है करीब 33,000 करोड़ रुपए के आसपास की। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2 साल पहले की बात करें, FY23 में इनको 30,418 करोड़ रुपए की रकम मिली थी, जो कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा डिविडेंड है। तो आपके सामने ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, किस तरह से पिछले 7 साल में टीसीएस ने कितने डिविडेंड रोल आउट्स किए हैं और उसमें से जो टाटा सन्स की हिस्सेदारी कितनी देखने को मिली है। देखिए 19 से आप देखिए, पहले जहां इनके पास 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आई थी, वो बढ़कर 19,700 हुई, फिर 10,000 करोड़, फिर 11,000, फिर 30,000 करोड़, जो कि सेकंड हाईएस्ट है 30,418 करोड़। लास्ट ईयर की रकम थोड़ी कम होती हुई दिखी थी, 19,000 करोड़ रुपए के आसपास के ही नंबर्स इनके पास आए थे। और फिर उसके बाद आप देखिए अब जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ रुपए का। तो बड़े डिविडेंड पे आउट के रूप में टाटा टीसीएस को देखा जाता है। इनफैक्ट टाटा ग्रुप की कैश काउ इसे माना जाता है, क्योंकि बड़े जो डिविडेंड्स आते हैं या फिर जो बड़ा पेमेंट आता है टाटा सन्स को, वो टीसीएस से ही आता है। और इस बार माना जा रहा है रिकॉर्ड डिविडेंड इनके पास आता हो। देखिए जो आप माला माल होने की बात कर रहे हैं, ये डिविडेंड की वजह से, क्योंकि टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है जो कि पूरे ग्रुप को चलाती है। तो इनके पास टीसीएस की अच्छी खासी होल्डिंग है, तो उसका जो डिविडेंड आता है उसका ऑलमोस्ट 70-75% जो स्टेक इनके पास है, उसके सामने की जो वैल्यू जो आप देख रहे हैं ना, 11,250 करोड़ 19 में डिलीवर किया इन्होंने डिविडेंड, और उसमें से 8,102 करोड़ रुपए टाटा सन्स के पास ही आते हो। देखिए क्योंकि जो होल्डिंग है इनकी टाटा टीसीएस में, उसके सामने जो स्टेक है वो इनके पास आता है, तो उसी का फायदा आप देखिए इनको मिलता भी है, इस वजह से इनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। चलिए, तो संदीप जी आपने ये तो बता दिया कि टीसीएस कैसे टाटा सन्स को माला माल करने वाली है, और आपने डिविडेंड का जो ट्रेंड रहा है वो भी आपने बड़े अच्छे से हमारे व्यूअर्स को बताया है। अब बड़ी बात, जो बड़ा सवाल एक आता है, वो ये कि जो इतना बड़ा डिविडेंड के रूप में रकम मिल रही है, इस रकम का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। देखिए हिस्टोरिकली जिस तरह से इस्तेमाल होता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट इस बार देखने को मिलेगा। रकम मिल रही है FY25 के लिए, जो कि FY26 जिस मौजूदा वित्त वर्ष में हम बैठे हैं उसमें निवेश होता हुआ दिखेगा। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट FY26 का जो रकम का इस्तेमाल है वो न्यू बिजनेसेस, जो नए ज़माने के बिजनेसेस हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के रूप में ये रकम जाती हुई दिखेगी। खासतौर पे 3 तरह के बिजनेसेस हैं जो कि टाटा सन्स ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि नए ज़माने के। उसमें चिप्स हैं, जिसे आप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, और एविएशन। यहाँ पे ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे मोटे तौर पर जो पैसा है वो जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि टाटा सन्स की अगर आप सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो एक तो डिजिटल और दूसरा एविएशन स्पेस की कुछ ऐसी सब्सिडरीज हैं जो अभी भी इन्वेस्टमेंट फेज में है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो कि मीडियम टर्म में आगे भी जारी रह सकती है। ऐसा एक इकरा की रिपोर्ट बता रही है कि तो इन्वेस्टमेंट फेज है, ये थोड़ा लंबा खिंच सकता है। तो इसलिए मीडियम टर्म में हो सकता है कि टाटा सन्स की ओर से इन कंपनियों में जो सब्सिडरीज हैं उनमें पैसा लगातार जाता रहे। और इस बार यही होगा, जो पैसा आने वाला है इनके पास, रिकॉर्ड रकम आने वाली है, उसका पैसा ये चिप्स यानी कि सेमीकंडक्टर, एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इन खासतौर पे एरियाज में इस बार वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब हो क्या रहा है, डोलेरा में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं, उसके ऊपर 91,000 करोड़ रुपए का निवेश नेट होना है। दिसंबर 2026 यानी कि अगले साल के एंड तक, कैलेंडर ईयर के एंड तक ये प्लांट बनकर शुरू होने की उम्मीद है। यहाँ पे एक तो पैसा लगता हो दिखेगा, दूसरा असम में भी इनका एक प्लांट बन रहा है, ATMP प्रोजेक्ट है ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, वहाँ पे भी ये 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो जाएगा, अगले मार्च में ही, यानी कि 1 साल का समय आप पकड़ के चलिए, मार्च 2026 में ये प्लांट शुरू होता हुआ दिखेगा। तो FY26 की जहाँ तक बात है तो पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार जो अपनी सब्सिडरी कंपनीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट फेज में हैं, उनको इक्विटी इन्फ्यूज़ करने के लिए, उनमें पैसा लगाने के लिए ये रकम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आपने बता दिया कि जो कंपनी है वो नए ज़माने के बिजनेस पर अब वो फोकस कर रही है और उस पैसे का इस्तेमाल भी ज़्यादातर वहीं पर करने वाली है। तो ये तो आपने बता दिया कि कैसे रकम का इस्तेमाल होगा, लेकिन
FY25 की बात करें या FY24 की बात करें तो इस रकम का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है, कैसे किया गया है, ये भी आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। देखिए अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे FY25 की आपने बात करी, जो वित्त वर्ष अभी बीता है, तो मार्च में ही इन्होंने टाटा कैपिटल में निवेश किया था। टाटा कैपिटल को लेकर जो IPO की खबरें आई, आपने भी कई बार कवर किया उस चीज़ को। तो टाटा कैपिटल के राइट्स इशू में इन्होंने पैसा लगाया था, 1500 करोड़ रुपये के आसपास की निवेश इन्होंने किए थे। जो RBI का रूल है, जो अपर लेयर NBFCs हैं उनको 3 साल के अंदर, ये 2022 में ये सितंबर में ही RBI ने बोला था, तो उस लिहाज से सितंबर 2025 वो डेडलाइन है जब तक आप देखेंगे कि टाटा कैपिटल का जो IPO है वो आता हुआ नजर आएगा। तो उससे पहले 1500 करोड़ रुपए की राइट्स इशू के जरिए इन्होंने जो रकम है वो इन्फ्यूज करी है। टाटा प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने 1432 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ये बात होगी FY25 यानी कि जो बीता वित्त वर्ष है। उससे पहले वित्त वर्ष की अगर आप बात करें यानी कि FY24 में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपना जो लोन है पूरी तरह से उसका रीपेमेंट किया था। पूरी तरह से ये डेट फ्री होते हुए नजर आए थे, जो लोन का भुगतान इन्होंने किया था। और इससे हुआ क्या, इनके जो सरप्लस कैश की सिचुएशन है, इकरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2024 यानी कि पिछले साल के एंड तक जो वित्त वर्ष खत्म हुआ है FY24, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सरप्लस कैश इनके पास आ गया था, केवल इस वजह से क्योंकि इन्होंने अपने जो डेट पेमेंट्स हैं वो कर दिए, तो इंटरेस्ट की सेविंग्स होना शुरू हो गई, उसका इंपैक्ट इनमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला। दूसरा ये डेट फ्री भी होते हुए दिखे, तो ओवरऑल जो इनके क्रेडिट प्रोफाइल है, जो बैलेंस शीट है, वो काफ़ी मजबूत हो गई थी पिछले साल के जो इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए या फिर जो रकम का इस्तेमाल किया है। तो इस बार थोड़ा सा अलग है, ये इन्वेस्टमेंट फेज में जो सब्सिडरीज हैं उनमें पैसा इन्फ्यूज करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो संदीप जी अभी आपने जिक्र किया टाटा कैपिटल के IPO का। अब व्यूअर्स को भी या और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लंबे समय से टाटा कैपिटल के IPO का जो है इंतजार है, तो इस पर क्या कुछ नया अपडेट है कि कब IPO कब तक आ सकता है या कितना इशू साइज होगा इसका? देखिए कई बार हमने बताया इसके साइज़ के बारे में भी, और डेडलाइन आप याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, सितंबर 2022 में RBI ने कहा था कि 3 साल के अंदर जितनी भी अपर लेयर NBFCs क्लासीफाई हुई हैं उनको लिस्टिंग करानी है, उनको बाजार में लिस्ट होना है। तो उस लिहाज से अप्रैल आ गया है, अब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 ही तो महीने हैं, 4-5 महीने के, तो 4 या 5 महीने मैक्सिमम आपको इंतजार करना है। सितंबर तक तो लाना ही लाना है कैसे भी करके। आपको मैंने बताया भी था एक बार, वीडियो शायद हम दोनों ने किया था कि टाटा कैपिटल का IPO कहाँ अटका हुआ है। सिर्फ उस अटका हुआ है कि वो टाटा मोटर्स के पास जो टाटा कैपिटल फाइनेंस निकलना है वहाँ से, वो निकल के टाटा कैपिटल में जुड़ना है, जो इनका व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस था। उसके एवज में टाटा मोटर्स के पास स्टेक भी आएगा, तो उस वजह से टाटा मोटर्स हमने बताया था कि क्यों बेनिफिशियरी है, कुछ 4.5% के आसपास आई थिंक इनको स्टेक मिलेगा। तो वो जो प्रोसेस खत्म हो जाएगा पूरा डीमर्जर वाला, उसका इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो हो जाएगा फिर आपको IPO भी आता हुआ नजर आएगा। तो आपकी जो डेडलाइन है वो तो क्लियर है, लेकिन प्रोसेस कहाँ अटका हुआ है मैंने आपको बता दिया कि वो जैसे ही वो डीमर्जर वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा तभी आपको ये जो IPO है वो स्ट्रीट पे आता हुआ दिखेगा। सितंबर तक तो इनको लाना ही है, ये RBI की रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, तो उस लिहाज से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, 4-5 महीने की बात है। मतलब 4-5 महीने में टाटा कैपिटल का IPO भी मार्केट में दस्तक देने आना ही है। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, ये तो आपने टाटा कैपिटल की भी बात कर ली, अब उसके जो डिविडेंड की रकम है उसके इस्तेमाल की भी हमने बात कर ली। अब एक आखिरी सवाल ये कि टाटा सन्स का जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो कैसा रहा है, या फिर इसका टाटा सन्स की जो क्रेडिट प्रोफाइल है उस पर क्या असर पड़ेगा जो डिविडेंड की रकम है? देखिए, ये निवेश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, तो हर किसी के मन में आता है कि अगर ये बड़ा निवेश कर रहे हैं तो कहीं इनके क्रेडिट प्रोफाइल, इनकी बैलेंस शीट के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट तो नहीं आता वो दिखेगा। मैंने आपको बताया भी FY24 में इन्होंने लोन का भुगतान किया था, तो उस समय इनके पास क्रेडिट सरप्लस हो गया था, पैसा इनके पास आता हुआ दिखा था, कैश सरप्लस हो गया था, इकरा की रिपोर्ट बताती है। तो वहीं से क्वेश्चन आता है कि अगर ये भारी मात्रा में निवेश करेंगे तो कहीं बैलेंस शीट में दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। देखिए, इकरा का कहना है कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बावजूद इनका जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो मजबूत रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत की या घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिविडेंड इनकम है वो बहुत मजबूत है, बहुत हेल्दी स्ट्रांग है, क्योंकि बड़े इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे शेयर बायबैक्स जो होते हैं उससे भी इनको इनफ्लो आते हैं, क्योंकि अगर कोई ग्रुप कंपनी का शेयर बायबैक होता है तो उसमें अगर ये भी पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके पास भी रकम आएगी शेयर टेंडर करने की वजह से। तीसरा, जैसे मैंने कहा, ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इनके, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है एक्सटेंसिव इतनी ज़्यादा, उससे भी इनकी बैलेंस शीट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर बड़ा निवेश ये कर भी रहे हैं तो ऐसी दिक्कत या घबराने वाली बात नहीं है। टाटा सन्स 23 कंपनियाँ हैं टाटा ग्रुप में जो कि लिस्टेड हैं, उसकी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप समझते हैं, इनकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, कितनी बड़े साइज़ की है। तो उस लिहाज से अगर ये निवेश कर भी रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इतने बड़े ग्रुप में है तो रिक्वायरमेंट्स तो रहती हैं, निवेश तो आपको करना पड़ेगा, इक्विटी तो इन्फ्यूज़ करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपके बिजनेसेस आगे ग्रो करेंगे या फिर एक्सपैंड होंगे। तो उस लिहाज से कोई ऐसा घबराने की या फिर चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो संदीप जी जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे व्यूअर्स के हवाले से कि ये जो डिविडेंड की रकम टाटा सन्स को मिल रही है, तो इससे क्या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर धारक हैं,
उसको भी कुछ फायदा होगा इससे? देखिए ये टाटा सन्स है, ये अनलिस्टेड कंपनी है, तो इनको इससे कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ टीसीएस के जो शेयर धारक हैं उनके लिए ज़रूर ये अच्छी बात है कि अगर टाटा सन्स के पास रिकॉर्ड नंबर्स में पैसा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बाकी पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं या जिनके पास टीसीएस की शेयर होल्डिंग उनके पास, उनको भी तो उसी अनुपात में पैसा मिलता हो दिखेगा। तो टीसीएस के लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छी खबर है। वैसे भी अगर देखा जाए तो टीसीएस की डिविडेंड डील भी अपने आप में इंप्रूव हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि 4592 वाला जो ऑल टाइम हाई वाला टीसीएस का शेयर था 3200 के आसपास अवेलेबल है। तो उस लिहाज से देखा जाए निवेशकों के लिए हो सकता है कि जो पहले इनके बैलेंस शीट में या फिर इनके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना मुनाफा दिख रहा होगा, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं टीसीएस में, शायद वो मुनाफे का नंबर नीचे आ गया होगा, लेकिन जो डिविडेंड डील के लिहाज से देखा जाए तो टीसीएस काफ़ी अट्रैक्टिव है। और जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, जिस तरह से टाटा सन्स को रिकॉर्ड नंबर्स में पैसा मिलता हुआ दिखेगा, तो शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड कर ही रहे हैं ना। शेयर होल्डर्स को तो मतलब जितने भी अनुपात में शेयर उनके पास है उस अनुपात में इनके पास भी पैसा आता हुआ दिखेगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए टाटा सन्स के लिहाज से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ टीसीएस के लिहाज से जो टीसीएस के शेयर होल्डर्स हैं उनको भी उसी अनुपात में डिविडेंड मिलता हुआ दिखेगा। डिविडेंड वैसे भी बड़े देती ही है, कैश काउ के रूप में टाटा सन्स की या टाटा ग्रुप की ये कंपनी मानी जाती है। तो उस तरह से फ़ायदा ज़रूर शेयरधारकों को और आपके व्यूअर्स को हो सकता है। जो व्यूअर्स पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है संदीप जी, अब एक और आखिरी सवाल का जवाब। ये भी व्यूअर्स ने पूछा है? बिल्कुल, ये भी व्यूअर्स के ही हवाले से सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि टीसीएस की हम बात कर रहे हैं, तो आज शेयर मार्केट में टीसीएस की परफॉर्मेंस कैसी रही है? अगर उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सके तो। ठीक है, टीसीएस की जहाँ तक बात है तो आज हम देख रहे हैं कि टीसीएस में आधे % के आसपास के गेंस के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल काफ़ी अच्छा है। वैसे अगर बताएं तो पिछले हफ्ते जो नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे नहीं थे। उसके बाद कई सारे ब्रोकर्स ने इसके टारगेट प्राइस कट भी किए थे। लास्ट फ्राइडे को जो हमने सेशन देखा था, शुरुआत जरूर 1.5% ऊपर हुई थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, शेयर लाल निशान में जाके बंद होता। 47 शेयर हरे निशान में बंद हुए थे निफ्टी के। 3 शेयर जो इकलौते थे जो लाल निशान में बंद हुए, उसमें टीसीएस भी एक नाम था। तो उसके बाद आप देखिए आज भी बाजार में जहां हम 23,300 का लेवल निफ्टी पे पार कर चुके हैं, ज़्यादातर समय हमने 23,300 के ऊपर बिताया है, अच्छे खासे गेंस देखने को मिले ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के। उसमें भी टीसीएस केवल आधे % के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। तो थोड़ा तो दिक्कत है जिस तरह से इनके नंबर्स आए हैं, जो कॉमेंट्री दी गई है लेकिन डिविडेंड ये अपने आप में कहानी है। तो थैंक यू संदीप जी, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को कि टीसीएस की तरफ से जो डिविडेंड के रूप में टाटा सन्स को रकम मिली है उसका इस्तेमाल कैसे होगा, कहां पर होगा और टीसीएस की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया Money9 के साथ बने रहने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें Money9 के साथ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।